हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की फिफ्थ यूनिट जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ जनरल टर्म्स क्या थी और उनके बारे में डिस्कस किया था, और उसमें अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसमें ताप का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव, दाब का प्रभाव, रिएक्टेंट का नेचर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, पृष्ठ क्षेत्रफल क्रियाकारक का क्या होता है उस पर निर्भर करता है, वो डिस्कस किए थे। अब आज उसमें एक दो पॉइंट्स और हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है पर उनका भी इफेक्ट कुछ रिएक्शंस पे पड़ता है, जैसे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। कुछ अभिक्रियाएं जो है उनमें अभिक्रियाओं की दर सॉल्वेंट के नेचर पर भी निर्भर करती है। किस प्रकार का विलायक हम काम में ले रहे हैं उस पर भी अभिक्रिया की दर जो है वो निर्भर करती है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जिसमें कि कम ध्रुवीय यौगिक अधिक ध्रुवीय यौगिक में परिवर्तित होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर ये अभिक्रिया है ट्राई एथिलअमीन एथिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अब यहां पर आयनिक कंपाउंड बन रहा है, यानी कि लेस पोलर जो कंपाउंड है वो मोर पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। कम ध्रुवीय यौगिक जो है वो अधिक ध्रुवीय यौगिक में परिवर्तित होता है। तो इन प्रकार की अभिक्रियाओं में सॉल्वेंट की पोलैरिटी को यदि हम इंक्रीज करें, इफ यू इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे विलायक की ध्रुवीयता बढ़ती जाती है अभिक्रिया की दर भी उसी के साथ साथ बढ़ती जाती है। परंतु दूसरी ओर यदि कोई एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कि अधिक ध्रुवीय यौगिक कम ध्रुवीय यौगिक में परिवर्तित हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मेथिल अल्कोहल, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है और मेथिल एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है। इसमें जो अल्कोहल का सक्रिय हाइड्रोजन है वो सक्रिय हाइड्रोजन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर एसिटिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और ये एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, हियर मोर पोलर अल्कोहल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो ये मोर पोलर है। दिस इज कन्वर्टेड इनटू लेस पोलर एस्टर। इसमें एस्टर में कोई भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंद नहीं है तो ये कम ध्रुवीय है। तो अधिक ध्रुवीय यौगिक जो है वो कम ध्रुवीय यौगिक में परिवर्तित होता है। तो इस केस में यदि हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज करें तो पोलैरिटी इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर जो है वो कम होती जाती है। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस में विलायक किस प्रकार का है वो भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, कुछ अभिक्रियाओं में विकिरणों का प्रभाव भी होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ अभिक्रियाएं जो ऐसी होती हैं जो कि पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में या किसी अन्य विकिरणों की अदर रेडिएशंस के प्रेजेंस में होती हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो फोटोन के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है, गेन्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ प्रोटोन फोटोन, जिससे कि रिएक्टेंट की ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब रिएक्टेंट की ऊर्जा बढ़ जाती है तो उस केस में अभिक्रियाओं की दर भी बढ़ जाती है। तो जितनी भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं वो सामान्य अभिक्रियाओं के प्रति तीव्र गति से होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट सनलाइट, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ HCl। तो ये जो रिएक्शन है ये पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो इन अभिक्रियाओं की दर जो है वो नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो ये दो फैक्टर्स और हैं, सॉल्वेंट और रेडिएशन विकिरण, ये भी अभिक्रिया की दर को कुछ केसेस में प्रभावित करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसमें लेते हैं जिसमें कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड, रेट लॉस। रेट लॉस क्या होते हैं? इन जनरल, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाते जाते हैं, अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। क्यों? सिंस देर आर मोर कोलिजन अकरिंग बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्योंकि जैसे जैसे हम क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाएंगे, क्रिया कारक अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब क्रिया कारक अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उनके बीच में जो टक्करों की संख्या जो है वो भी बढ़ती जाएगी, और जब क्रिया कारक अणुओं के बीच में टक्कर ज्यादा होगी तो उसमें प्रभावी टक्करों की संख्या, इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज्यादा होंगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। एक टक्कर सिद्धांत है, कोलिजन थ्योरी है रिएक्शन रेट का, उसमें यही बताया जाता है कि कोई भी क्रिया कारक उत्पाद में तभी परिवर्तित होगा या कोई भी क्रिया तब होगी जबकि क्रिया कारक अणुओं के बीच में टक्कर हो। The overall concentration dependence of reaction rate is given in rate laws or rate expression. ओवरऑल जो अभिक्रिया की दर है वो किस तरह से सांद्रता पर निर्भर करती है, उसको हम रेट लॉस के द्वारा देते हैं। अब वो रेट लॉस जो है, सिंपल रेट लॉस क्या हो सकते हैं? ये है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एम बी टू द पावर एन। यहां पर ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, और वो ए और बी जो दो रिएक्टेंट हैं वो उनकी जो सक्रिय सांद्रता, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, वो ये ए और बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम एंड एन जो एक्सपोनेंट्स हैं वो रिएक्शन ऑर्डर हैं। एम जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी है, और एन जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए है। तो जो एम और एन यहाँ पर पावर्स के रूप में, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखे हैं, वो रिएक्शन ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू पर्टिकुलर रिएक्शन। और के जो है वो रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। द ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर इज द सम ऑफ रिएक्शंस ऑर्डर एम प्लस एन। इसमें बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एम है, ए के रेस्पेक्ट में एन है, तो जो ओवरऑल ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो इन दोनों के योग के बराबर एम प्लस एन के बराबर होता है। नाउ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया की आणविकता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दो टर्म्स हैं जो कि हम कई जगह काम में लेते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में हम ये टर्म्स कई जगह नॉर्मल केस में यूज में लेते हैं, आणविकता और कोटि। बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी क्या है? यदि कोई एक सिंपल केमिकल रिएक्शन है जो कि एक ही पद में हो रही है, डायरेक्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस केस में कितने क्रियाकारक के अणु उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो उसकी आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। ये तो कब है? जब सिंपल रिएक्शन है जो कि एक ही पद में होती है। बट फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि एक से अधिक पद में होती है, जैसे ए जो है वो पहले इंटरमीडिएट 1 में कन्वर्ट होता है, फिर वो इंटरमीडिएट 2 में कन्वर्ट होता है, और फिर जा करके प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जो गति निर्धारक पद है जो कि सबसे धीमा है, ये तीनों अलग अलग दर के साथ होती हैं, ये R1, ये R2 और ये R3, रेट अलग अलग है, और रेट ये R2 सबसे कम है। तो ये जो पद होगा I1 से I2 में कन्वर्जन, ये गति निर्धारक पद होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। इस पर ओवरऑल रिएक्शन की रेट जो है वो डिपेंड करेगी। तो इस गति निर्धारक पद में कितने क्रियाकारक के अणु भाग ले रहे हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता कहलाती है। द नंबर ऑफ आयंस or atoms or molecules involved in the rate determining step or rate limiting step is called molecularity. कोई जटिल अभिक्रिया है तो उसमें जो गति निर्धारक पद है उसमें कितने क्रियाकारक के अणु या आयन इन्वॉल्व हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। द मॉलिक्यूलरिटी विल बी ओनली होल नंबर एंड नेवर बी जीरो और फ्रैक्शन। किसी भी अभिक्रिया के आणविकता जो है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, एंड इट इज नेवर जीरो, इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है। मॉलिक्यूलरिटी जो है
वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से थोड़ा सा भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। मॉलिक्युलरिटी से हम अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है या क्रिया विधि से मॉलिक्युलरिटी हम नहीं निकाल सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी हैज नथिंग टू डू विद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। In no chemical reaction, reactants are directly converted into product in single step. या अधिकतर अभिक्रियाओं में क्रिया कारक जो है वो सीधा उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता है, जैसा कि इसमें डिस्कस किया। पहले एक या एक से अधिक मध्यवर्ती बनते हैं, अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सबसे धीमा पद होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है। तो संपूर्ण अभिक्रिया में जो स्लोएस्ट स्टेप है दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और उसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो उसकी मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। मॉलिक्युलरिटी डज नॉट एक्सीड 3 इन मैनी ऑफ द केसेस। अधिकतर अभिक्रियाओं में 3 से ज्यादा आणविकता का मान नहीं होता है। यदि एक क्रियाकारक का अणु इन्वॉल्व है एलिमेंट्री रिएक्शन में तो वो यूनिमॉलिक्युलर या एकल अणु का अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर साइक्लोब्यूटेन का एक अणु जो है वो एथीन के 2 अणु देता है। तो यहां पर केवल एक क्रियाकारक का अणु इन्वॉल्व है साइक्लोब्यूटेन, तो इसलिए ये यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन है, एकल अणु का अभिक्रिया है। In a bimolecular reaction, two reactant molecules participate to cause a chemical change. इसमें दो क्रियाकारक के अणु भाग लेते हैं। Say for example, HI के 2 अणु अपघटित होकर के H2 और I2 में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर 2 molecules of HI are involved, तो ये bimolecular reaction है, द्विआण्विक अभिक्रिया है। In a trimolecular reaction, there will be collision of 3 molecules. वहां पर 3 जो है वो क्रियाकारक के अणु भाग लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर 2NO प्लस O2 इट गिव्स 2NO2। तो 2 मॉलिक्यूल इसमें NO के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इन्वॉल्व है, तो ओवरऑल इट इज ए ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। 3 क्रियाकारक के अणु जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसको फिर हम डिटेल में इस तरह से समझा सकते हैं। नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल एंटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन ए सिंगल रिएक्शन स्टेप। किसी सिंगल रिएक्शन स्टेप में कितने क्रियाकारक के अणु जो है वो कॉलिजन में या टक्कर में या क्रिया में भाग ले रहे हैं, वो उसकी आणविकता कहलाती है। या ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसमें केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, ये तीनों सेम भी हो सकते हैं और तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये फिर इसमें यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन शो कर रखी है। ये यूनिमॉलिक्यूलर है। बाईमॉलिक्यूलर में दोनों क्रियाकारक के अणु सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ट्राईमॉलिक्यूलर में तीनों सेम हो सकते हैं, 2 सेम और 1 डिफरेंट हो सकता है, या तीनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। और इसमें रेट को किस तरह से दिया जा सकता है, ये यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन में ये यहाँ पर दे रखा है। और ये एग्जांपल्स दे रखे हैं यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के। रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म के आधार पर हम 2 तरह की रिएक्शंस ले सकते हैं, एक तो एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, जो कि एक ही पद में पूर्ण होती है। एक ही पद में क्योंकि पूर्ण हो रही है, इसका मतलब इसमें कोई भी मध्यवर्ती नहीं बनता है, इसमें सीधा क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। और इसमें केवल एक संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। संक्रमण अवस्था क्या है, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में द एंटिटी एट द हाई पीक ऑफ द कर्व, वो ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था कहलाती है। फर्दर डिवाइडेड इन यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर एंड ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी के आधार पर इसको एकल अणु, द्विअणुक और त्रिअणुक अभिक्रिया में विभाजित किया जा सकता है। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं, दे टेक प्लेस इन 2 और मोर स्टेप, 2 या अधिक पदों में होती हैं। विद इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, एक या एक से अधिक मध्यवर्ती इसमें बनते हैं। एंड मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट्स आर फॉर्म, उसमें कई ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यदि एक इंटरमीडिएट बन रहा है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 2 इंटरमीडिएट बन रहे हैं
तो 3 ट्रांजिशन स्टेट होगी। जितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं उससे एक ज्यादा संख्या में संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है। And rate of overall complex reaction is the rate of slowest reaction step. जो सबसे धीमा पद होता है वो पद है जो कि गति निर्धारक पद भी कहलाता है, वो किस दर के साथ होगा उस पर अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी, और वो गति निर्धारक पद या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, जबकि एक ट्रांजिशन स्टेट इसमें है। ये अभिक्रिया है जो कि एक इंटरमीडिएट इसमें बन रहा है, ये इंटरमीडिएट है इसमें मध्यवर्ती, और एक इंटरमीडिएट है, तो दो ट्रांजिशन स्टेट जो पीक ऑफ द कर्व पे जो स्थिति होती है वो संक्रमण अवस्था होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। तो एक इंटरमीडिएट और दो संक्रमण अवस्था इसमें बन रही है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है एलिमेंट्री रिएक्शन का और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या होता है? Slowest step of a chemical reaction that determines the rate at which the overall reaction proceeds. गति निर्धारक पद जैसा कि बताया वो पद है जो कि सबसे धीमा पद होता है, जिस पर कि ओवरऑल अभिक्रिया की दर जो है वो निर्भर करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखा है, NO2 गैस प्लस CO गैस, NO गैस और CO2 गैस में ये परिवर्तित होती है। तो ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, और ये पहला पद धीमा पद है, तो ये क्या है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप या गति निर्धारक पद है। और इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कितने क्रियाकारक के अणु भाग ले रहे हैं? 2, तो इसलिए ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और इस बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में रेट को हम इस तरह से दे सकते हैं। नाउ वी कम टू ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या किसी भी अभिक्रिया की कोटि से क्या मतलब है? अभिक्रिया की कोटि उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या होती है जो कि अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। या हम कह सकते हैं ये उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या है जिस पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन और ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। या तीसरा हम ये कह सकते हैं कि ये उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या है जिसकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान काफी अधिक परिवर्तन होता है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स whose concentration appreciably changes during a chemical reaction, वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। It is the sum of the powers of concentration terms in rate equation is known as order of reaction. किसी भी रेट इक्वेशन में जो concentration terms की पावर होती है उन पावर्स का योग, जैसा उसमें हमने उदाहरण अभी दिया था और फिर अभी ले रहे हैं, m plus n, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और order of reaction may be given with respect to all participating reactants, in which case it is called order of a reaction. उदाहरण के तौर पर M अणु A के N अणु B के साथ क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से दे सकते हैं, रेट इक्वेशन ये है, तो ये M और ये N, इन दोनों का योग जो है वो योग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर या इससे हायर ऑर्डर की भी रिएक्शंस हो सकती हैं। हम इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी विद एग्जांपल करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी विद एग्जांपल करेंगे, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी विद एग्जांपल करेंगे। तो यहां पर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो हैव जीरो वैल्यू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, परंतु मॉलिक्यूलरिटी में जैसा हमने डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो। अब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या अंतर है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स और आयंस पार्टिसिपेटिंग इन अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। किसी भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो जटिल अभिक्रिया में गति निर्धारक पद में कितने क्रियाकारक अणु भाग ले रहे हैं वो उसकी आणविकता कहलाती है। जबकि ऑर्डर क्या है? इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का योग जो होता है, सम जो होता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इसमें इट इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी,
ये जो इसका मान है सिद्धांतिक रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इसका मान प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज होल नंबर, ये हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है, जबकि साथ ही साथ में इसका मान शून्य नहीं हो सकता, इट कैन नॉट हैव जीरो वैल्यू। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है, इट कैन हैव जीरो वैल्यू, इट कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, इट कैन हैव होल नंबर वैल्यू। ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, और इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, 1/2, 3/2 एंड सो ऑन। अब एक और डिफरेंस है, इस मॉलिक्यूलरिटी से वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म के बारे में कोई भी ज्ञान जो इससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, बट बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी कैन हैव आइडिया ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हम इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि आणविकता और कोटि का मान एक समान हो सकता है, पर कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें आणविकता और कोटि का मान एक समान भी हो सकता है। जैसे उदाहरण हम लें, CH3COOC2H5 एथिल एसीटेट है, इसका जल अपघटन करें अम्लीय माध्यम में किसी खनिज अम्ल की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये एसिटिक एसिड और एथेनॉल में डिकम्पोज होकर के परिवर्तित होता है। तो अब यदि हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी लें, आणविकता लें, तो इसमें क्योंकि दो क्रियाकारक के अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई। इट इज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। पर इसका हम यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर वाटर जो है वो एक्सेस में है, और इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो लगभग नगण्य होता है। या हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर जो है जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। जल की मात्रा कम ज्यादा कर दें तो अभिक्रिया की दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये बेसिकली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। साथ ही साथ हम दूसरा एग्जांपल लें, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करें जलीय क्षार की उपस्थिति में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, तो ये सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल देता है। अब इसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी क्योंकि 2 क्रियाकारक के अणु भाग ले रहे हैं, एस्टर और NaOH, तो आणविकता 2 होगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 होगा क्योंकि अभिक्रिया की दर इसकी सांद्रता पर भी निर्भर करती है, NaOH की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। यानी कि दोनों जो हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, दोनों पर अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये सारा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, उनके लिए रेट लॉस क्या हैं, हाफ लाइफ पीरियड उनकी क्या होती है, और बाकी सारे फैक्टर्स उनसे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।